बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। आप जानते हैं कि कल दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन से इस पार और उस पार कश्मीरियों ने यौम हक़ खुद इरादियत मनाया। इसके साथ साथ जितना एक इंटरनेशनल मीडिया है उसने इस हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो शाया की और कोशिश की कि दुनिया भर में ये जो हकीकत है वो सामने आ सके कि भारत किस तरह कश्मीरियों के साथ जुल्म व सितम जारी रखे हुए, वहाँ किस तरह नौजवानों के मुस्तकबिल जो है वो तारीख हैं, खतरे में पड़े हुए हैं, उनकी जानें महफूज नहीं है। हमारी वहाँ पे जो कश्मीरी बहनें हैं उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। एक आज के दौर में एक ऐसी वादी मौजूद है जहाँ पे लोग आज़ाद नहीं है और जुल्म व सितम जारी है। इसी हवाले से कल पूरी दुनिया में मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बात की गई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से भी एक अच्छा स्टेटमेंट सामने आया कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम कश्मीरियों की इस आज़ादी की जंग में भरपूर हम उनका साथ देंगे और साथ दे रहे हैं हर एतबार से। मगर सवाल ये है कि पूरी दुनिया इन इंसानों का साथ क्यों नहीं दे रही है जिनके साथ जुल्म हो रहा है। वैसे तो बड़े हम इंसानियत के अलाप वो लगाते हैं, मगर इस वक्त जब सबको मालूम है कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ, अब मजहब को एक लम्हे के लिए अगर अलग भी करते हैं तो इंसानों के साथ ज्यादती हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा वो भी भारत के सामने कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बेबस है, कोई ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की वजह से कोई आगे बढ़ के मतलब कश्मीरियों के हक में बात नहीं करना चाहता। हाँ, पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तान के साथ कुछ ममालिक और भी बात करते हैं इंसानियत के जज्बे से, मुसलमान होने के नाते, मगर मुसलमान तो और भी बहुत सारे ममालिक हैं। बाकी ममालिक की जानिब से तो कभी ऐसा बयान नहीं आया या ऐसी कोई सपोर्ट नहीं आ सकी आज तक। तो आखिर ये क्या वजह है? क्या एक इंसानियत से, मजहब से ज्यादा बड़े हो गए हैं हमारे मफादात? हम अगर तो ऐसा हो गया तो हम बड़े एक अजीब से दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट पाकिस्तान अपने मफादात के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान हक की बात कर रहा है और इंसानियत के साथ होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि हम सारे पाकिस्तानी और जितने भी कश्मीरी बहन भाई हमें आज देख रहे हैं वो अपने आप को किस तरह मतलब अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं कश्मीरियों की आज़ादी के लिए और उनके ऊपर होने वाले मजालिम को बंद करवाने के लिए। एक छोटा सा वक्फे के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ एक मेहमान होंगे जिनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं मसला कश्मीर के हवाले से और आलमी बरादरी के किरदार के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक समाजी कारकुन मौजूद हैं जो इंसानियत के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं। आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा भाभी, कल कश्मीरियों ने यौम हक़ खुद इरादियत के हवाले से एक पूरा दिन गुजारा है और इस हवाले से दुनिया भर में ये आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है कि
मतलब उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, पाकिस्तान तो अपना किरदार एक जानिब अदा करते हुए नजर आता है, मगर आलमी बरादरी की जानिब से जो किरदार अदा होना चाहिए वो हमें कुछ खास नजर नहीं आता। इस बारे में क्या आपके ख्यालात हैं? देखिए, आलमी बरादरी अगर हमारा साथ देती तो हमने हेलो। जो वक्तन। जी जी जी, फहीम भाई आवाज आ रही है? हेलो। हेलो जी भाई। ओके। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन रही हैं आलिया भाभी? जी 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 जी, जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। ठीक है। मैं ये कह रही हाँ। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आलमी बरादरी अगर हमारा साथ देती तो कश्मीर का मसला बहुत सालों पहले ही हल हो गया होता। बात यह है कि पाकिस्तान तो ना कभी हमने कश्मीर को छोड़ा है, ना कभी हम छोड़ेंगे, मरते दम तक हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि वहां पे आजादी का परचम लहराएगा। लेकिन आलमी जो बरादरी है ना, उसके अपने मफादात बहुत सारे हैं और पाकिस्तान जो नजर आता है, पाकिस्तान उससे कहीं ज्यादा कीमती है। और हमारे खाली इस खत्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की अपनी एक हैसियत है और उस हैसियत की इतनी अहमियत है कि जिसपे बहुत सारे फैसले पाकिस्तान के से बाहर हो रहे होते हैं। वो सारे अवामिल हमें पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे होते हैं। और लेकिन इतनी ये भी एक बहुत, मैं कहती हूँ, अल्लाह की हम पर मेहरबानी है। अल्लाह इस मुल्क को भी कायम रखे और जो हमारे मकासद हैं उन्हें भी कायम रखे। बहुत प्रेशर्स है हम पर, बहुत प्रेशर्स आते हैं, हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई जाती है। हमारे हुक्मरान भी बोलते बोलते खामोश होते हैं क्योंकि आलमी बरादरी से बिगाड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये भी अल्लाह का करम है कि हम आज भी कश्मीरियों के साथ हैं, हमने उनका साथ छोड़ा नहीं है। और जब भी इंसान किसी के साथ खड़ा होता है और साथ नहीं छोड़ता तो एक उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। बहुत सारी बातों पे हमारी हुक्मरान बात नहीं कर सकते तो हमें भी मोहतात रहने की जरूरत है। कौन कौन से मुमालिक हैं हमें मालूम है, लेकिन हम नामों के साथ बात नहीं कर सकते। मगर भाभी देखिए, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं कि हमें कम से कम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत तस्वर करना चाहिए कि हम इस सारी सिचुएशन में जालिम के साथ नहीं है, हम मजलूम के साथ खड़े हैं और मजलूम के हक की बात कर रहे हैं। 100% आप सही कह रहे हैं, 100%। और हम पता है मजलूम भी कौन से वाले हैं? पाकिस्तान से दुनिया घबराती भी है। हम बहुत अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं और मैं ये समझती हूँ क्या है, हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से ना मदद आती है। बहुत सारे मौकों पे मैं देखती हूँ कि वो मदद अल्लाह की तरफ से आती है। और हमारे कौम में सिर्फ एक ही चीज है जो नुकसान पहुंचाती है कि हम जज्बाती लोग हैं। हम जज्बात में कभी कभी दिल से ज्यादा फैसले कर लेते हैं और दिमाग से नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के मामले में हम दिल से और दिमाग से, दोनों चीजों से काम ले रहे हैं। बंद लफ्जों में अगर ज्यादा बात की जाए तो उसका मजा ही अलग होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसल्लत होने की कोशिश करे तो हम जवाब नहीं देते। अभिनंदन को भी हमने जवाब दिया था, चाय पिलाकर, बड़ा मीठा जवाब हमने उसको दिया था। बिल्कुल सही बात। हम मीठे से दुश्मन को मारते हैं, हमें कड़वा देने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऐसे वाकयात हैं वो दुनिया के सामने आते हैं, आलमी बिरादरी के सामने आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हम जिस पर तशद्दुद कर सकते हैं, जो हमारी गिरफ्त में होता है, हम तो उसको भी छोड़ देते हैं, हम तो उसके साथ भी बुरा कुछ नहीं करते जो गिरफ्त में आ जाता है। तो जो गिरफ्त में नहीं है उसके लिए हम बुरा कैसे सोच सकते हैं? हम उसको यकीनन उसके लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन इस वक्त कोरोना का दौर है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है परेशानी में है। इस वक्त जो हमारा बहुत सारा बजट, हमारा भी, इंडिया का भी, कश्मीर पे खर्च हो रहा है, इतनी बड़ी हिमाकत है कि इस वक्त लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। जाहिर है जब जंगें हुआ करती हैं तो सिर्फ जाने नहीं जाया होती हैं, इज्जतें पामाल नहीं होती हैं, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए भी बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ हमारे पास उन नुकसानात के साथ जो कोरोना के दौर में ये नुकसानात भी हो रहे हैं, तो सोचने की जरूरत है। इसमें मुसलमान होना या ना होना इसकी भी कोई बात नहीं है, इसमें तो बात है इंसान होना। और अगर हम इंसान हैं और हमारे पास अल्लाह ने अकल दी है, दिमाग दी है, तो खुदारा एक तरफ तो हम इतनी बड़ी बड़ी तरक्कियों की बातें करते हैं, चांद सूरज पता नहीं क्या क्या फतह करने की हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम इतने सालों से, इतनी दहाइयों से हम एक मसला नहीं हल कर पा रहे। क्यों?
क्योंकि सही। जंग मफादात की है। जी अच्छा भाभी, वैसे पाकिस्तान की जानिब से माजी में बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ के कश्मीर के हवाले से अमन के लिए कोई ना कोई कोशिश की है, जिसमें मुशर्रफ साहब का किरदार भी बड़ा वाज़ेह हमें नजर आता है माजी में, और उसके साथ साथ अभी इमरान खान साहब ने भी आते साथ उन्होंने कोशिश की कि ताल्लुकात बहाल रहे, मगर भारत शायद ऐसा नहीं चाहता है। इस बारे में क्या कहेंगी, भारत क्यों ऐसा नहीं चाहता? मेरी नजरों में ना, जब तक मैं जिंदा हूँ, मुशर्रफ साहब ने जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने हाथ बढ़ाया था हाथ मिलाने के लिए, इन्होंने तो लम्हे में पहल कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो भी लोग थे, पड़ोसी कह दूंगी बजाय से, क्योंकि गलत उनके लिए पड़ोसी कह देती हूँ, जो हमारे पड़ोसी थे वो एक लम्हे को दंग रह गए थे कि क्या काम इस तरह भी बना करते हैं, कि बात यूं भी चला करती। मुशर्रफ साहब की इंतहाई इंटेलिजेंस थी और ये उनका बहुत बड़ा दिल था और ये उनका एक किरदार है जो सारी दुनिया ने देखा, और मैं समझती हूँ वो क्लिप चलने चाहिए कि हमने किस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद अभिनंदन की हम अगर बात कर लें, या उसके बाद अभी हम इमरान खान साहब की बात कर लें, हमने अपनी सरजमीन उनके लिए खोली है कि तारीख अगर उठा के देखें तो नेज़ों पर हमारे बच्चे थे, लेकिन जब हमने माफ करने की बात की है, जब हमने दोस्ती करने की बात की है, जब हमने अपना दिल बड़ा किया है, तो उस वक्त हमने माजी को भुलाया है, उस वक्त हमने आगे बढ़ने की बात की है। हम उन चीजों को अपने दिल में कहीं दफन कर रहे हैं। इससे भी बड़ा कोई हम अपना दिल करेंगे? आलमी बरादरी को इससे भी ज्यादा हम कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं? हम अपने बच्चों के हवाले से भी, मैंने कहा ना, हम उस चीज को भी फरामोश कर रहे हैं, इसलिए कि अभी जो बच्चे कश्मीर में, चाहे वो आजाद कश्मीर में, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में, उनको हमारे ही बच्चे हैं ना, हमने दोनों को बचाना है। हम जो पाकिस्तानी है ना, हम कहते हैं दुनिया का कहीं का भी बच्चा है, कहीं का भी इंसान है, वो हमारा है। तो हमने तो उनके लिए उनकी इबादत की जगहें खोल दी। हमारे पास से बहुत अच्छे जेस्चर जा रहे हैं, और मोदी जो भी कर रहे हैं, अल्लाह का करम एहसान है, और इंसानों के पास इतनी सलाहियत है। मोदी का गंदा चेहरा सिर्फ हम नहीं, मोदी के अपने लोग बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। इंडिया में अपने बच्चों की जिस तरह से इज्जतें महफूज नहीं है, इंडिया के अपने अंदर दिल्ली में जो सारी चीजें जिस तरह चल रही हैं, वो सब जी हाँ, पूरे भारत में किसी भी मजहब से ताल्लुक हो किसी शहरी का, वो खुश नहीं है, उनके साथ मामलात पहले जैसे नहीं हैं। सारे किसान उनके बाहर सड़कों पे आ चुके हैं, माशी हालात हों या किसी भी किस्म के हालात हों, भारत में वो मोदी की वजह से जो है वो खराब हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है भारत को जितना नुकसान मोदी ने पहुंचाया है, शायद उतना नुकसान तो पाकिस्तान ने या किसी और इसके दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाया है। खैर, एक वक्फे की तरफ हम लोग, वक्फे से हम जैसे ही वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ ही मौजूद है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूं मैं न्यूज़ कैफे में हम बात कर रहे हैं मसला कश्मीर के हवाले से और आलमी बरादरी के किरदार के हवाले से। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा, जो कि एक समाजी कारकुन है। अच्छा आलिया भाभी, हम वक्फे से पहले मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर रहे थे। अगर हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से जब भी बात हुई है तो पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक मसला कश्मीर जो है ये हल नहीं होगा, हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, कश्मीर हमारी शारग है। अच्छा, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की खराबी की वजह से पाकिस्तान को किन किन नुकसानात का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जरा इस हवाले से बताइएगा, और भारत को भी। हाँ, मैं बिल्कुल अभी यही कहने वाली थी कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, भारत को भी नुकसान पहुंचता है। और अगर भारत को एक जोम है, भारत का जोम ये है कि वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, भारत को ये जोम है कि वसाइल के लिहाज से बहुत बड़ा है। तो भारत ये भी समझ ले, इतनी ज्यादा आबादी को संभालना भी मजाक नहीं है। उनके अपने लोग उनके साथ नहीं है, उनकी हुकूमत के साथ नहीं है। वो जिस चीज को घमंड समझ रहे हैं, वो चीज उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि इंसाफ पर हुकूमत कायम होती है। पड़ोसी तो भाई मैं ये समझती हूँ कि जो तिजारत के हवाले हैं, जो सकाफती हवाले भी हैं, सकाफती मैंने इसलिए कहे कि चाहे वो फनकारों के तबादले थे,
चाहे जी। वो आलू, टमाटर और इन चीजों के, हम इसमें से, और चाहे वो फिर इससे ज्यादा बड़े वसाइल के हवाले से हम बात करें, ठीक है, तो वो जब, और चाहे वो हम उन रास्तों की बात करें कि पाकिस्तान सही। अगर वहां तक, चाइना तक पहुंचना चाह रहा है या किसी और मुल्क तक पहुंचना चाह रहा है या इंडिया इस तरह से इस खत्ते की तरफ आना चाह रहा है, तो जब पड़ोसियों में होता है तो वहां से रास्ते मिल जाया करते हैं, तिजारत के रास्ते बनते हैं, वो ट्रेड्स आसानी से होते हैं, उसमें कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन जब हमें दूर के रास्ते लेने पड़ते हैं तो फिर हमारे लिए मसले बढ़ जाया करते हैं। तो ये चीज सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, इसका पूरा पूरा नुकसान इंडिया को भी है। और फिर एक दूसरी चीज मैंने आपसे कही कि हालत जंग में हम जो पैसा उस पर खर्च करते हैं, दोनों मुमालिक, उसमें हमें बहुत शदीद हमें नुकसान होता है। और पाकिस्तान का मैं अगर ये कहूँ, और उसमें जरा सा एक एंगल में ये डालना चाहूँ कि हम लोगों ने, यानी मुस्लिमों ने सदियों बड़े सगीर पर हुकूमत की है। जब इंडो पाक एक साथ था तो हमारे पास, हमारे दिमागों में जीन्स के थ्रू और हमारी जो खसलत के थ्रू हमारे पास वो सलाहियतें, वो अक्ल, वो समझ, वो शऊर सब मौजूद है जिसने सदियों हुकूमत की थी। तो अल्लाह ताला ने वो चीजें हमें वदियत की है, हमारे अंदर हैं, और इंशाअल्लाह हम उसी को बरोकार लाते हुए, चाहे इस वक्त हम फंसे हुए हैं कश्मीर के हवाले से, तो कश्मीर को हम छोड़ नहीं सकते और ना छोड़ेंगे और ना हमें छोड़ना चाहिए। वो हमारी शहरग है, उसकी बहुत स्ट्रैटेजिक उसकी एक वैल्यू है। फिर जिस वक्त जब ये अलग हुए थे हम लोग, उस वक्त जो कश्मीर के लिए जो फैसले किए गए थे और उन फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, यानी जिस वक्त हमें आजादी दी गई थी उस आजादी में भी इन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की थी। और जो हिस्सा हमारा था उस पर कब्जा करने वाले ये कौन होते हैं? ये वही सियासी धड़ेबाजियां की गई थी और सियासी नुकसानात हमें पहुंचाए गए थे जो आज तक हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। और कश्मीर को हम उस वक्त से ये जख्म की तरह हमारे दिल में है कि हम, पाकिस्तान को इन्होंने कौन सा हिस्सा दिया था, और जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को इन्होंने अलग किया था उस वक्त भी इंडिया का बहुत बड़ा किरदार था। ये डे वन से हमें तस्लीम नहीं करते। ये तो आजादी तो हमने छीन कर ली है, हमें प्लेट में सजाकर नहीं दी है। और इन्होंने जिस तरह से इनसे मुमकिन हुआ है, इंडिया से जिस तरह, मैंने कहा ना, सबसे पहले तो इन्होंने कश्मीर में सारी वो सियासत खेल के और इसको इन्होंने मकबूजा कश्मीर बना दिया। दूसरी तरफ जब इनका बस नहीं चला तो बांग्लादेश के अंदर भी जो कुछ हुआ, मैं आपको एक बात बताऊं, एक काम तो ये वो करते हैं जो ये अलल ऐलान करते हैं, एक काम ये वो करते हैं कि जैसे हमारे मुल्क में इन्होंने फसादात करा दिए, इन्होंने बांग्लादेश को जिस तरह से सारे हालात पैदा करके उसको हमसे जुदा किया था, ये इंडिया का खासा है। इंडिया ये काम हमेशा से करते आया है। पीठ पर छोरा भोंकना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं उनके पीछे इंडिया ही मुलव्वस होता है। वो उस वक्त ही हमें, मतलब जो माहिरीन है वो बता देते हैं, मगर बाद में कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे दर हकीकत इंडिया था। और अभी हाल ही में बलोचिस्तान में एक वाकया हुआ है जिसमें दहशतगर्दी का वाकया है और उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि ये इसी तरह गैर मुल्की ताकत ही है। और वो जाहिर सी बात है, वो इंडिया ही है जो चाहता है कि पाकिस्तान में बदअमनी पैदा हो, आपस में लड़ाई झगड़े पैदा हो और हम जो तरक्की कर रहे हैं वो कभी ना कर सकें। इन्होंने, मैंने बताया कि जिस वक्त पाकिस्तान के हवाले से हुआ था तो इन्होंने ये सोचा था कि पार्टीशन के वक्त जो मेन इनकी ये जो रोड थी, जो सारी चीजें थी, वो इंडिया में रखी गई थी। पाकिस्तान को वसाइल के हवाले से बहुत कम हिस्सा दिया गया था, जो डिस्ट्रीब्यूशन और भी वसाइल की होनी थी वो भी इंडिया ने रोक ली थी। तो इसकी ये पहले दिन से इंडिया की नीयत सही नहीं थी पाकिस्तान के लिए, और वो इतनी दहाइयों के बावजूद उसका तरीकेकार यही रहा है। और वो जो वैसे तो बहुत फास्ट दौर है इस वक्त, नेट का दौर है, उसके बावजूद, और इसीलिए बेनकाब भी होता है। इंडिया कई तरह बेनकाब होते इस तरह है, दिल्ली के भी जो वाकयात होते हैं वो नेट के थ्रू हम लोगों तक पहुंचते हैं। और जब ये इस तरह की कार्रवाइयां करता है, जैसे अभी बलूचिस्तान में इस वक्त वाकया हुआ है और इस वक्त एहतजाज हो रहा है और वो एहतजाज अब कराची तक भी पहुंच रहा है, तो इसमें इन लोगों का पूरा पूरा हाथ होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो। अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम और सुकून हो गया तो हम फिर इनको कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। ये फिर जाहिर है हम मजबूत हो जाएंगे तो इस तरह तो हमारे साथ ज्यादतियां नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि मैं एक बात ये भी जानती हूँ कि दुश्मन को जवाब तभी दिया जा सकता है, मुंह तोड़ जवाब, जब हमारी सफों में इत्तेहाद रहे। तो वो लोग जो इनके आलायकार बनते हैं वो ये समझ लें कि ये किसी तौर अल्फाज कितने भी घुमा लें, लफाजी कितनी भी कर लें, ये हमारे दोस्त नहीं है। क्योंकि होता यही है कि सफों में कोई ना कोई हमारे भी ऐसा होता है जो मिल भी जाया करता है। तो खुदारा मुल्की सालमियत की कीमत पर कोई भी बातचीत, कोई सौदा नहीं किया जा सकता।
और जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर एहतजाज हो रहा है और वहाँ पे आप इस वक्त सर्दी का आलम देखिएगा, बलूचिस्तान में वहाँ दर्जे हरारत क्या है इस वक्त, और उस दर्जे हरारत में अगर इस तरह से इतने दिनों से वो वहाँ बैठे हुए और मजीद वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि बेशक इमरान खान साहब इसे भेज रहे हैं बातचीत के लिए और उनका एहतजाज वालों का कहना यही है कि इमरान खान साहब खुद आए, तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर वो खुद चले जाएं तो ज्यादा मुनासिब इसलिए होगा कि मैं बलूचिस्तान, हम सब बलूचिस्तान की कौम को भी समझते हैं, हम लोग बहुत मजबूत आसाब के लोग हैं, पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, हम बहुत मजबूत आसाब के लोग हैं। जब हम किसी फैसले पर आ जाते हैं तो हम एक भी इस तरह होते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है कि अभी तो हम समझ रहे थे कि ये अलग खड़े और एक हो गए तो इमरान खान साहब वहां जाएं, और इससे पहले कि खुदा न खास्ता कराची तक बात आ रही है, एहतजाज यहाँ भी हो रहे, क्यों हम किसी चीज को बढ़ावा दें? बिल्कुल सही है, इसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। और हजारा कम्युनिटी के जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ गुज़श्ता के एक ज्यादतियां हो रही हैं इसी तरह ही, और अल्लाह करे कि हम ये जो दहशतगर्दी में मुलव्विस जो लोग हैं, जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिनके अंदर ये एक सोच पल रही है, उनको गिरबान से पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाकया ना हो सके, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी मुसलमान, किसी पाकिस्तानी के साथ जो है वो इस तरह की ज्यादती ना हो सके। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं मसला कश्मीर के हवाले से और आलमी बरादरी के किरदार के हवाले से। आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अच्छा आलिया भाभी, आप ये बताइए कि जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड है, कम से कम उसे क्या इस वक्त जो है वो स्टेटमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी तालीमात तो ये कहती हैं कि आप मजलूम का साथ दें और कोशिश करें कि उसे जो है जो जुल्म है उसके ऊपर बंद हो सके। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, मुस्लिम वर्ल्ड पे अगर हम निगाह डालेंगे तो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि हम किस किस परेशानी में मुब्तला हैं। मैं तो ये समझती हूँ जो सबसे ज्यादा मुझे दुख है हमारे लिए कि जो हम मक्का मदीना नहीं जा पा रहे, जो हम सबका डर है, जो हम सबकी जान है, जो हम सबकी रूह है, ये वो जगहें हैं, ये वो कि जहाँ पे जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं तो हमारे दिल अल्लाह ताला धोता है, हमारे लिए वहाँ पे अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। और जब हम एक साथ, क्योंकि मुसलमानों के लिए कहा जाता है ना कि हमारे धड़े बहुत हैं, लेकिन जब वहां पे हम नमाज पढ़ते हैं और एक साथ रुकू और एक साथ सजदा हम करते हैं, जब वहां पर दस्तरख्वान बिछा करते हैं और हम एक दूसरे को खींच के, यानी वहां पर एक ये कोशिश होती है कि हर शख्स मेरे ही दस्तरख्वान पे बैठ के खाना खा ले। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हमारी तालीमात है, उन जगहों से ये नजर आती हैं। इस वक्त तो हमारी बदनसीबी ये है कि हम उस जगह पे बहुत सारी मुश्किलात देख रहे हैं, उस मुल्क में बहुत सारी मुश्किलात देख रहे हैं, जहाँ सोना ही सोना और जहाँ तेल ही तेल हुआ करता था। वो किन किन क्राइसिस से वो इस वक्त गुजर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। तो हम मुसलमानों की तो बैकबोन को तोड़ा गया है, हम लोगों को तो बहुत प्लानिंग के साथ जगह जगह जितनी हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें जो भी वेल ऑफ थी और जो भी अच्छी थी, फिर उनके साथ क्या हुआ, तो जाहिर है जब हम अपनी, अल्लाह ताला ने तो बहुत नवाजा, अल्लाह ताला ने तो बहुत नवाजा, लेकिन हम उन चीजों को खुद नहीं संभाल सके, हम खुद नहीं संभाल सके। और हमारे अंदर वो जो एक नफ्स को पालने की एक सलाहियत है हर इंसान में होती है। मुसलमान को इसलिए हम थोड़ा सा कह देते हैं क्योंकि हमें नफ्स को पालने की इजाजत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो भारत को इसका मतलब है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उससे कोई खतरा नहीं है उसे, कि वो उसके जुल्म करने के खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है। देखिए फहीम भाई, बिल्कुल खतरा है। ये तो मुसलमानों का मैंने आपको एक एंगल बताया है कि एक नफ्स के हवाले से, अब मैं आपको मुसलमानों का एक और एंगल बताती हूँ जो उनकी ताकत है। मुसलमान जब नारे तकबीर करके दाखिल होता है ना मैदान जंग में, तो वो कसम खुदा की सिर्फ शहादत की नीयत से जाता है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। वो लोग जो मैदान जंग में उतरे ये सोच के कि हम किसी तरह से बच बचा के वापस चले जाएं, उनके लड़ने में जो उतरे ही इस नीयत से कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वे खुशाई, तो जिसकी नीयत ये होगी, आप क्या समझते हैं कि वो जब उतरेगा तो वो क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा? इंसान डरता किस चीज से? एक ही चीज तो है जो जिंदगी में एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, वो है जिंदगी।
भाभी आप सही कह रही हैं। मैं माफी चाहता हूँ कथा कलामी के लिए। एक तो ये जज्बा जो है ये बहुत ही नायाब है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मुसलमानों के पास है और अफवाज पाकिस्तान के पास ये जज्बा मौजूद है। और उसके साथ साथ मैं इसी जज्बे को रिलेट करता हूं, पहले भी मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं इस हवाले से कि जो जज्बा माओ में हमारे पास मौजूद है वो भी दुनिया भर में किसी औरत में, किसी मां में ऐसा जज्बा नहीं है कि जिसका एक बेटा वो शहीद हो जाए और वो कहे कि मैं इस वतन पे, इस मुल्क पे अपने बाकी बेटे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो ये जज्बा जो है बड़ा खतरनाक है और भारत को हमेशा इसी वजह से मुंह की खाने पड़ी है और आइंदा भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और अगर हम वाकई उनका साथ देना चाहते हैं तो आज सोशल मीडिया पे, डिजिटल पेजेस पे हमारे पास ऐसे मतलब रास्ते मौजूद हैं जहां हम हैशटैग्स के साथ और उनके साथ जो ज्यादतियां हैं उनको हम शेयर कर सकें और दुनिया भर में जो है वो सामने लेके आ सकें, आलमी बरादरी के सामने रख सकें। थैंक यू सो मच भाभी, आप हमारे साथ रहीं। आपने इस हवाले से बड़ी एक मुफीद मालूमात जो है वो हमारे साथ शेयर की। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो मर्दमशुमारी के हवाले से हमें बात करना है। बहुत ही अहम इशू है इस वक्त, करंटली इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। हम भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे कि आखिर मर्दमशुमारी क्यों जरूरी है और कराची को क्या नुकसान पहुंच रहा है गलत अदा। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज हम इस दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की आबादी के हवाले से। आप जानते हैं कि अवाम को हासिल जो बुनियादी सहूलतें होती हैं उसका दारोमदार वो सही अदादो शुमार पे होता है। जब तक आपको ये पता ना हो कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं और उनकी ज़रूरियात क्या हैं और उस तरह उन ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। हमारे यहाँ अदादो शुमार के हवाले से जो मर्दमशुमारी है इस हवाले से काफ़ी अरसे से एक एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ सियासी तंजीमें भी इस हवाले से आवाज़ उठाती रही हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली कराची में जो मर्दमशुमारी के जो अदादो शुमार आए हैं वो ठीक नहीं है, इसके ऊपर काम किया जा सके तो तभी जाके हम शहर कराची के मसाइल को हल कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो शहर कराची में जो आबादी है वो 1,60,00,000 के करीब है, जबकि कराची में रहने वाले किसी भी शख्स से इस हवाले से बात की जाए तो वो बड़े यकीन के साथ ये बात कहता है कि कराची की आबादी तो 2.5 करोड़ या 3 करोड़ है, ये 1,60,00,000 जो है ये गलत अदादो शुमार है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला आबादी का तेजी से बढ़ना भी है और कराची का शुमार ऐसे शहरों में होता है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी शहर कराची से कम है। तो इतनी बड़ी आबादी के जो शहर हैं उनमें मसाइल भी उसी तादाद में होते हैं और उनको हल करने के लिए सही तादाद में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने जवान हैं, कितने शादीशुदा लोग हैं, कितने गैर शादीशुदा लोग हैं, ख्वानदगी की शरह क्या है और नाख्वानदगी की शरह क्या है। उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल जो हैं, बहुत सारे मसाइल वो सही अदादो शुमार से ही हल किए जा सकते हैं और हमें इस सही अदादो शुमार के हवाले से कुछ मेजर इश्यूज का सामना है। इस हवाले से हमने इस वक्त थोड़ी सी संजीदगी देखी है और इस बात करते हैं हम कि आखिर ये जो सही अदादो शुमार है अगर वो हमें पता चल जाए तो हम किन किन मसाइल को सही मानों में हल कर सकते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब मौजूद हैं। आप एक तजज़ियाकार हैं, आपसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप खैरियत से फहीम साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा कर्नल साहब, मर्दमशुमारी वो कितनी अहम होती है, सही अदादो शुमार वो कितने जरूरी होते हैं मसाइल के हल के लिए, मैं चाहता हूं कि आप जरा अपनी राय से नवाजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर मी। देखिए ना, मर्दमशुमारी तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई जरूरी है एंड इट इज नॉट, मैं कहूँ कि सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया के अंदर ही मर्दमशुमारी को बहुत अहमियत दी जाती है। वाई बिकॉज आपके लिए वो बेस प्रोवाइड करता है कि आप अगले 5 साल की, 10 साल की, अगले 20 साल की या ओवरऑल आप मुल्क की प्लानिंग करते कहते हैं।
आप है कि किस चीज की रिसोर्सेज की कमी है, किस चीज में आपने कमी करनी, किस में आपने ज्यादती करनी। अच्छा, फिर लाइक जैसे हमारा अपना पाकिस्तान सिस्टम है कि ओपीजी फेडरल गवर्नमेंट है, साथ सूबे आते हैं, आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप बात करते हैं, आपका सूबा है वो, तो उसके अंदर फिर आप सूबे को उसकी रिसोर्सेज किस तरह की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर दी पॉपुलेशन, जो लोग वहां पर रहते हैं। सही। देन इट इज नॉट ओनली सेंसस, आप सिर्फ ये कहें जी कि नहीं आपने लोगों को काउंट कर लिया तो आप उस हिसाब से लोगों में आप रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको पता चलता है कि जी एजुकेशन आपके यहाँ किस तरह की है, हेल्थ फैसिलिटीज का क्या सारे का हिस्सा है। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बच्चे उनकी उम्र एक लिहाज से कितनी है, और फिर उससे आप हेल्थ फैसिलिटीज को, आप स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को, सारी चीजों को फिर मैं कहूँगा क्या, फिर मुलाजमतों की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल है हर चीज अगर देखा जाए किसी मुल्क के अंदर भी, दैट हिंजेस अपॉन दी सेंसस और या पॉपुलेशन पर ये कैसे है, उसका लेटेस्ट डाटा आपके पास क्या है, और फिर उसको फॉर्म करते हुए आप अपनी आगे की फ्यूचर की या इन फोर्सिएबल टाइम आता है उसकी आप, मैं समझता हूँ कि प्लानिंग करते हैं। ये तो इंतहाई जरूरी है। सही। सर, ये जिस तरह अभी लॉकडाउन में कोविड की वजह से जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें भी अगर हमारे पास सही अदादो शुमार होते तो मेरा ख्याल है कि हम इन सारे मामलात को थोड़ा सा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? आई डू एग्री टू सम एक्सटेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, बट एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, देखे ना, एक तो प्रॉब्लम ये है हमारे पूरे मुल्क के अंदर ही देख लेना, हम कोई इतना कोई सच्चाई के मायारात को तो इतना छूते नहीं कि हम ये कहें कि नहीं जो भी हम कहें वो बात सच्ची करते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर, लोगों के अंदर, पोलिटिकल पार्टीज के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा पाया जाता है। अभी जैसे आपसे आपने कहा कि यू स्पीक टू द पीपल एंड से कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ या 3 करोड़ की आती है। आई अंडरस्टैंड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें ना, जो एक आम आदमी को तो नहीं हो सकता भी कि ये सारी चीजें कैसे उन्होंने एक लिहाज से काउंट करनी है। फिर मैं एक चीज मैं जरूर आपसे कहूंगा, देखें, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो पाकिस्तान का है, उसने 93,000 लोगों को पूरे मुल्क में फैलाया था कि आप इसका सेंसस करो। अच्छा, उसी के साथ फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए आपकी मुसल्लह अफवाज के 2 लोग उनके साथ चल रहे थे। मैं स्टिल आई एम अनएबल टू बाय दिस। मुझे थोड़ा सा परेशानी तो है कि भी 160 लाख आबादी की कैसे है, हैज टू बी मोर, आई डू रियली बिलीव, बट एट द सेम टाइम इसको हम इतनी हाई भाई क्रिएट कर दें और इतना अच्छा, अभी इसको ऑलमोस्ट पिछले 4.5 साल हो गए कि आप पिछले सेंसस 2017 अप्रैल मई के अंदर ये कंप्लीट हुए थे, 23 मई की मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगले सेंसस 2027 के अंदर होने हैं। यस, आई कैन से कि यस, इट इज एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी कि जो हम काम करते हैं ज्यादा मेहनत, लगन और तनदेही के साथ करें। उसके अंदर आप उससे कि जो डाटा होना चाहिए इट हैज टू बी 100% श्योर, और बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं उसको सर्टली डील करने चाहिए। बट ये तो मैं जरूर कहूंगा ना कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पहली दफा ये कराया इस सदी के अंदर पाकिस्तान में। इससे पहले भी तो देखे ना, 51 के अंदर, 61 के अंदर, 72 के अंदर, 81 में और फिर 98 में सेंसस तो आप करा चुके। यू हैव द एक्सपर्ट पीपल, आपके पास डाटा पहले का भी था। हाँ, मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि कराची की आबादी अगर एक इश्यू बन रहा है तो इसको कोरिलेट तो कीजिए ना, ओवरऑल जो मुल्क के अंदर आबादी बढ़ी है उसको कीजिए। कराची की आबादी 1998 का जो सेंसस है उसके अंदर क्या आती है, फिर 2017 का सेंसस है वो एक लिहाज से क्या आता है। तो अगर आप आज हम कराची का भाई ये सारे सिलसिले खोलते हैं, वी आर गोइंग टू गो बेसिकली फॉर द एब्सोल्युटली फ्रेश सेंसस, जो ओवरऑल आप कहते हैं कि इसकी लोग इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। कराची बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हमारा, 1,60,00,000 बहुत बड़ी आबादी के एक से शहर आता है। जो कराची सिंध की आबादी है ऑलमोस्ट अब 5 करोड़ को टच कर रही है। 5 करोड़ में से अगर 1,60,00,000 का मतलब यू कैन मेक आउट इट इज मोर देन 35%। अच्छा, अगर आप उसको कराची को ये वसाइल आपको दस्तयाब है और ये प्रेजेंट जो आबादी सेंसस में आई है, अगर उसके हिसाब से दस्तयाब कराची को देना शुरू कर दें, कराची पे फोकस करें, कराची की तरक्की के ऊपर फोकस करें, आप बहुत कुछ कराची के लोगों के लिए कर सकते हैं। मैं सिर्फ
तो आप यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर सिंध की कुल आबादी के हिसाब से अगर 1,60,00,000 लोगों को देखा जाए तो ये परसेंटेज कुछ और बनती है, और अगर 3 करोड़ लोग अगर काउंट किए जाएं कुल आबादी में, कि अगर सिर्फ कराची में 3 करोड़ लोग हैं तो फिर परसेंटेज जो है वो आबादी की कुछ बड़ी और बनती है, और उस हिसाब से हमें यहाँ पे जो हमारी जरूरियात हैं तब भी और है। ये तो ऐसे ही है ना कि एक घर में अगर फर्ज करें कि 10 लोग हैं और हम उन्हें काउंट कर रहे हैं 6, तो अगर 6 लोग जो हैं वो उनके लिए जो जरूरियात हैं उनमें 10 लोगों ने गुजारा करना है, तो वो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल मेरा ख्याल है एक आम तरीके से समझ में आती है। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आकर मैं इस हवाले से मजीद आपसे बात करना चाहूंगा। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज कैफे में। न्यूज कैफे में बात कर रहे हैं मरदमशुमारी के हवाले से। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब मौजूद हैं। आप एक तज्जियाकार हैं। अच्छा सर, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हम मरदमशुमारी की वजह से हम किन किन मसाइल को हल कर सकते हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बात कर रहे थे। मगर एक चीज कुछ समझ में नहीं आ रही है कि कुछ अर्सा पहले तक अगर हम गूगल पे जाके भी कराची की आबादी देखते थे तो वो मोर देन 22 मिलियन जो है वो बता रहा होता था। इस वक्त जो है वो कोई तकरीबन 16 मिलियन तक आ गए। तो ये अच्छा, शहर की आबादी भी बढ़ रही है मगर कुल आबादी जो है वो कम है। अगर आबादी कम शो हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे लिए मसाइल जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गए। अगर आबादी है ज्यादा और वो रिकॉर्ड में कम आ रही है तो किस तरह उस सारी आबादी के मसाइल को हल किया जा सकता है? अगर कराची में देखा जाए तो आज पंजाब की निस्बत या जो पाकिस्तान के जो डेवलप्ड सिटीज हैं उनकी निस्बत कराची की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे लोगों को आज भी बुनियादी जो जरूरतें हैं वो उनको फराहम नहीं की जा रही हैं। यहाँ पीने के पानी का मसला है। पीने का पानी क्या, घर में नहाने धोने के पानी का मसला है। लोग हजारों रुपए दे के हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए पानी के टैंकर मंगवाते हैं और पानी इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ पानी की हद तक नहीं है, आप यहाँ पे उसके अलावा भी बेशुमार मसाइल ऐसे हैं। बिजली जी के जो है वो उसकी फराहमी पूरी नहीं होती है। वो मतलब जो इस शहर के लिए बिजली है वो कम पड़ जाती है। गैस जो है उसका बहरान आपके सामने है, और भी बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर कराची की सही आबादी का तयन हो जाए तो आपको क्या लगता है कि हम किन किन मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आपने बात की है, अगर आप थोड़ा सा ना 1998 के अगर आप सेंसस की भी बात करें तो कराची की जो पॉपुलेशन थी 98 का जो सेंसस था उसके अंदर 98 लाख थे कराची के लोग। अब 2017 के अंदर ये इनकी आबादी जो है वो 1,60,00,000 हो गई। आप कहते कि आपका 60% का आपने या 62% का इंक्रीज आपने देखा, ठीक है, कि उसके 1,60,00,000 पे चले गए। और नो आई वुड से ठीक है भाई, इतना बड़ा शहर है, आप ये भी कह रहे हैं कि आप इसको एरर मार्जिन भी दे दें, 5% का दे दें मैक्सिमम, मैं आपसे ये कहूंगा। अब जब ये 1,70,00,000, ठीक है, मैं जिस चीज को फोकस आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर कराची पूरी सिंध की आबादी का 33% बनता है, आप और कुछ ना करें। आप देखें, एक तो हमारे लिए नो इट इज एन आई ओपनर फॉर अस के भी बहुत सारे लोग हैं जो इतराज करते हैं कि सेंसस के अंदर कोई भी कोई गलती हो गई हो। टेक इट दिस वे इन अ पॉजिटिव स्पिरिट। आपका जो 2027 का सेंसस है उसके अंदर बी मोर फोकस्ड एवरीवेयर बट स्पेशल अटेंशन टू कराची। जब कराची का आप सेंसस करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये चीज होगी। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप जो 33% का शेयर बनता है कराची का भी आबादी के हिसाब से उसको दीजिए, के अंदर, मुलाजमतों के अंदर, हेल्थ के अंदर, फैसिलिटी के अंदर, और उसी के साथ आप देखें, मैं आपसे कहूंगा कोई एक प्रोग्राम किसी दिन रख लीजिएगा कि पिछले 10 साल का जो कराची का डेवलपमेंट का बजट है या 12-13 साल की, जब से ओके आपकी ये गवर्नमेंट आई थी उस पार्टी की, इनको सिर्फ ये देख लें कि हर साल का डेवलपमेंट बजट ओवरऑल सिंध का कितना था और फिर कराची को शेयर कितना गया। मेरे ख्याल हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मुझे सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध की हुक्मरान जमात है, मुझे उनसे बड़ी सीरियस शिकायत सिर्फ इस चीज की है, इनकी अपनी गवर्नमेंट रही है यहाँ इस्लामाबाद के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, फिर ये इनके MNA सेनेटर सारे के सारे ये आते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, जो भी है। तो मैं सिर्फ इतना ये कहूंगा कि
लाहौर इस्लामाबाद को अगर थोड़ा सा बेहतर हालत में देखते हैं, ग्रीनरी को अच्छा देखते हैं, थोड़ी सी ओके सिविक फैसिलिटीज को हल्का सा इंप्रूव देखते हैं, तो देयर आर नॉट मेनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली लाहौर एंड इस्लामाबाद। बट स्टिल आई से कि आप कराची से इसको बेहतर देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। ये जो आप ओवरऑल रिसोर्सेज जो है डिश आउट करते हैं जब आपके पास बजट आता है, तो ये मैं समझता हूँ कि जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के तहत ऑलमोस्ट तो सारी की सारी चीजें ही जो है वो तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर एक लिहाज से आ गई हैं। सही सही ऐसा ही है। तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ये तो बात तो ठीक है कि कराची की बेतहाशा हद तलफी हुई है पिछले कोई 12-15 सालों के अंदर, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें ना, कराची को लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये कचरा कुंडी जैसा शहर बन गया है। कितने हॉस्पिटल्स नए बने, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कितने आपने नए बनते हुए देखे पिछले 12-13 सालों के अंदर, जो सबसे बड़ी बात। कितनी यूनिवर्सिटीज आपने कराची के अंदर एक लिहाज से बनती देखी हैं। तो भाई अगर और कुछ ना करें, 1,60,00,000 की आबादी है और उसी तनासब से इन सारी फैसिलिटीज को लेकर आ जाए। फिर एक और बात भी आती है, आपने ठीक तस्करा किया कि भाई अगर आप पानी जो है वो आप टैंकर से तो आप दिलवा सकते हैं, सो दैट मीन्स कि वाटर इज अवेलेबल। यस जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सिटी जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, वो गैर मुनसिफाना तकसीम है और वहां पर वो माफियाज बैठे हुए हैं। टैंकर माफिया की बात करते हैं और उसके पीछे जो लोग बैठे हैं, दे आर द पीपल जो कि कराची के लोगों को सफर करवा रहे हैं। कराची के लोग इनकी वजह से प्रॉब्लम के अंदर है कि पानी लोगों को नहीं पहुंच रहा। फिर ओवरऑल मैं इस सारे पानी के कजिए का भी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इक्वली ठहराऊंगा कि भाई इतना बड़ा शहर है, पानी की भी इतनी बड़ी बड़ी पाइप लाने, इतने मंसूबे अरबों के आपने शुरू किए, वाई दे हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट सो फार? क्यों उनको कंप्लीट नहीं कर सके? क्यों कराची के लोग हमारे भाई बहन जो वहां पर सफर कर रहे हैं? देखो ना, अभी मैं 2 दिनों से लाहौर में था। सही। लाहौर के अंदर ऑलमोस्ट कोई अभी कुछ 28 घंटों की बारिश कंटिन्यूसली चली है लाहौर के अंदर। आप देर हैज बीन, कुछ छोटे मोटे तो पानी किसी जगह खड़ा हो गया होगा, बट पूरे दिन की बारिश के अंदर मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ, कभी किसी जगह मैंने कोई गाड़ी फंसी नहीं देखी, कोई खराब नहीं देखी। तो ये चीज जब कराची में होती है, इसकी मतलब अगर 20% भी बारिश हो जाए तो कराची सारे का सारा चौक हो जाता है। सो दैट मीन कि कराची के अंदर कुछ सीरियस इश्यूज तो हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार फिर मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जानता हूँ कि भाई अगर यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, बहुत सारे इदारे कराची के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक हार्मनी उनके अंदर पैदा करके एक मास्टर प्लान कराची का बना के उसके हिसाब से आपने कराची को लेके चलना है। आप रोड्स की बात करते हैं, सीवरेज की बात करते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की आप बात करते हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, एंड यू नेम एनीथिंग। पानी सबसे जरूरी चीज, बिजली के इलेक्ट्रिक जैसा मॉन्स्टर आपने कराची के अंदर बैठाया हुआ है, जिसके ओके इलेक्ट्रिक के बिल्स आप देखें उनके, यस कराची के लोगों की शिकायत बिल्कुल बजा है कि इलेक्ट्रिक के बिल है वो भी एक लिहाज से मतलब जो मीटर है। इतनी लोगों की तनख्वाहें नहीं हैं जितने जितने उनके घरों में बिल आए हुए हैं। लोगों की हालत जार जो है ना, वो तरस आता है देख के उन पे कि क्या हो रहा है इन बेचारों के साथ। एक वक्फे की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, वक्फे से आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में इस वक्त हम बात कर रहे हैं मरदमशुमारी के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब मौजूद हैं। आप एक तज्ज़ियाकार हैं, आपसे इस हवाले से हम बात कर रहे थे। और अभी अभी हमारे साथ एक और मेहमान भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, राना आसिफ हबीब साहब, जिनका ताल्लुक इनिशिएटिव ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से है। ये एडवोकेट भी हैं और इसके साथ साथ जो है तज्ज़ियाकार भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो आपसे भी जरा हम मरदमशुमारी के मसले के हवाले से बात करते हैं। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं हम। मुझे ये बताइए कि मरदमशुमारी जो है उसकी वजह से हम ये सिर्फ इन गलत अदादो शुमार की वजह से हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जरा प्लीज उस पर रोशनी डालिएगा। सबसे बड़ा जब डेमोग्राफी को आपने गलत होती है, टेम्परिंग होती है, तो उसमें सबसे बड़ी वसाइल की तकसीम का बड़ा मसला आता है। और उसमें सबसे बड़ा मसला आता है कि अगर कराची की आबादी मौजूदा मरदमशुमारी के तहत अगर 1,60,00,000 मान ली जाए तो फिर 15 लाख टन कचरा कौन प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, अगर ये मान ली जाए तो फिर कराची के लोगों को 7,000 पानी की टैंकरों की जरूरत क्यों पड़ती है अगर इतनी कम आबादी है? सही। इतना पानी तो चाहिए ही नहीं हमें जो K4 में एस्टीमेट लगाए गए हैं। इसी तरह दीगर मामलात में अगर आप देखें तो जो कराची की सब्जी मंडी की अगर आप फिगर देंगे, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान अगर इस पर थोड़ा सा भी काम कर ले
तो उसको मालूम हो जाएगा कि कराची की सब्जी मंडी से जो सब्जी और जो फल फ्रूट कराची की तरतीब होती है जाने, वो कितनी करोड़ों की पॉपुलेशन के लिए वो इस्तेमाल है। इसके तीसरा वेरिएबल अगर वोटर लिस्टों को देख ली जाए कि वोटर लिस्टों में और इस मौजूदा मरदमशुमारी में क्या कोई कंफर्मिटी मौजूद है या नहीं मौजूद, तो ये तमाम चीजें, नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है कि आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, आपकी ट्रांसपोर्ट तबाह हो जाती है, क्योंकि अगर आपने 1 लोगों के लिए प्लान किया है, आपको रोटियां चाहिए 50, तो फिर आपको एक बंदे 49 लोगों को आप कैसे वो वसाइल से पूरा करेंगे? आप अगर नाजरा के दफ्तर खाली चले जाएं एक अवामी मरकज पे, तो 4000 5000 टोकन एवरेज वहाँ पे इशू होते हैं। तो जहाँ 5 से 10,000 टोकन अगर इशू हो रहे हैं नाजरा के दफातर से या पासपोर्ट ऑफिस से, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो रिसर्च का डिजाइन था मरदमशुमारी का, उसमें कोई ऐसी खराबी रह गई है, सही, या उस रिसर्चर ने शायद अपने हिसाब से सोचा हो सही ये खराबी रह गई है। देखिए ये किसी ये जो सवाल जो है वो ये है कि क्या ये एक्यूरेट नंबर्स हैं जो इस वक्त पेश किए जा रहे हैं, या ये मतलब सोची समझी एक प्लानिंग के तहत ये सारा काम हुआ है, कराची की आबादी कम की गई है, और इससे किन को फायदा हो सकता है? जरा इस पे भी पर्दा उठाइएगा। देखिए, एक तरफ हम अपनी तमाम जो हमारी अर्बन रिसर्चर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन बढ़ रही है ना, जो 64% हमारी देही आबादी थी अब वो कम होके 48% पे या 50% पे आ रही है। ठीक है। तो अगर लोग शहरों से, अगर लोग अपने गांव देहात से शहरों का रुख कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी साइंस है कि जिसमें 1998 की मरदमशुमारी के बाद कराची की आबादी एकदम लोग देहात में कौन सी इंडस्ट्री लग गई कि इनकलाब आ गया कि लोग वापस जाना शुरू हो गए अपने देहात में, गाँव देहात में। तो ये तमाम चीजें जो हैं इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और कंट्रोल डेमोक्रेसी यानी जो बेइख्तियार जमहूरियत और बेइख्तियार जो मरदमशुमारी होगी। सही सर, मैं आपसे, राना साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। असद महमूद साहब, कर्नल साहब, आप मुझे बताइए कि इससे सियासी तौर पे क्या फायदा हो सकता है? ये जो इन्होंने एक इस तरह का पूरा एक पिक्चर दिखाई है कि शहरों से आबादी जो है वो मूव हो गई है वो देहातों में, जरा इससे क्या फायदा हुआ होगा? देखिए, पहले मैं आपसे ये कहूँ, ये तो खैर कॉन्सेप्ट के जी नहीं, आबादी जो है वो शहरों से देहातों की तरफ चलेगी, ऐसा तो नहीं हो रहा। इवन पंजाब के अंदर भी मैं आपसे ये बताऊं कि आप देखें लाहौर शहर की आबादी को जिस तरीके से आपने बढ़ते हुए देखा, इसको मास्टर प्लान तो मुझे लाहौर का भी नजर कोई नहीं आता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी बिल्कुल आबादियां बढ़ी हैं शहरों की और लोग गए हैं। भाई रोजगार की बात आती है, आबादी एक लिहाज से ज्यादा है, हमारे अंदर तो वो फहीम साहब कॉन्सेप्ट है ही कोई नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की भी कोई बात आती है। जिस बेहंगम तरीके से हमारी आबादी बढ़ी है, कहा जाता है कि वो कह रहा है कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं कर रही, और हमारी अपनी बीइंग अ फैमिली मेंबर हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है। कभी अगर एक घर के अंदर 2 बच्चे हैं तो आया उनको फीड करना आसान है, या अगर घर के अंदर 7 औलादें हो जाएंगी तो उनको आप कैसे किस तरीके से फीड कर सकेंगे। प्रैक्टिकली हमें इन सारी चीजों को देखना है। और आप यकीन मानिए, क्योंकि इसको मैं थोड़ी सी अटेंशन आपकी ड्रॉ करूंगा, 1951 के अंदर जो सेंसस हुआ था तो बांग्लादेश की आबादी, ईस्ट पाकिस्तान की आबादी वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में 1 करोड़ ज्यादा थी। ठीक है। मैम, आई एम टॉकिंग ऑफ 1951। जब आप 2017 की सेंसस की है आपने, तो पाकिस्तान की आबादी ऑलमोस्ट कोई 21.5 करोड़, क्योंकि उसके अंदर आप गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल करें और आजाद कश्मीर को भी शामिल करें, 21.5 करोड़ पे हम चले गए। और बांग्लादेश को आप 16 करोड़ पे देख रहे हैं। इमेजिन करें, आप जैसा भी आप कर लें, ठीक है ना। लिटरेसी रेट यकीन मानिए ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा था, वेस्ट पाकिस्तान में कम था। मैं तब की बात आपसे सही मैं सर आपका जो पॉइंट है सर वो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आप हमारे साथ थे, आपने वक्त दिया हमें, शुक्रिया अदा करते हैं। राना साहब, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस टॉपिक के हवाले से मजीद हमें आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज मरदमशुमारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अच्छा राना साहब, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी मरदमशुमारी हुई तो लोगों ने जो भी नताइज आए उसको तस्लीम नहीं किया, ज्यादातर लोगों ने और बहुत सारी तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने भी। अभी अगर
जो सही अदाद-ओ-शुमार हैं वो सामने आ जाते हैं और जिस लोगों के अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ के करीब की आबादी है यहाँ कराची में, तो उसको भी अगर लोग तस्लीम नहीं करते, कुछ खास तंजीमें या कुछ वैसी पार्टीज जिनको कि अपने मुफाद नजर आते हैं कम आबादी में, तो फिर क्या हल हो सकता है और इन सारी मतलब सिचुएशन से कैसे डील किया जा सकता है? अच्छा जी फहीम भाई, ये तो सबसे बड़ा मैं कहता हूँ सवालिया निशान है कि तमाम सियासी जमातों को अगर मरदमशुमारी के ऊपर एतराज है और उसको सॉल्व करना चाहिए और एक नेशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो कौमी सतह का डायलॉग है वही इस मसले को हल कर सकता है, जिसमें सिविल सोसाइटी मौजूद हो, सियासी जमातें मौजूद हो, मीडिया मौजूद हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो सेंसस की मरदमशुमारी की जो मेथडोलॉजी है वो अवाम के सामने लाई जाए कि हमने इस डिजाइन के ऊपर मरदमशुमारी की थी। और ये क्योंकि इसमें दूसरे जो कहीं भी हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, हाइस के सर्वे आपके एक और तमाम सर्विस को हमें देखना पड़ेगा कि एक अवाम को सही अदाद-ओ-शुमार दें, ताकि पाकिस्तान के लिए प्लानिंग जो PND का डिपार्टमेंट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को, उसके लिए भी आसानी है। उसने इसी अदाद-ओ-शुमार के ऊपर सारी प्लानिंग करनी है, आपकी अदालतें बनानी है, आपके अस्पताल बनाने हैं, आपके स्कूल बनाने हैं। अगर ये अदाद-ओ-शुमार ही गलत होंगे तो फिर तो वो ये तमाम जो चीजें हैं अवामुन्नास की पहुंच से बहुत दूर होती चली जाएंगी और हमें पता नहीं होगा कितना हमने चीजें इम्पोर्ट करनी है और कितनी चीजें हमने लोगों के लिए। वैक्सीन का मसला आप देख लें, अगर दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार नहीं होंगे तो कोरोना वैक्सीन भी हमारे लिए कोई हल पेश नहीं कर पाएगी। तो ये अदाद-ओ-शुमार का होना इतना जरूरी है कि आपको कितनी पुलिस चाहिए, कितनी अदलिया की आसामियां चाहिए, कितनी आपको जो है पानी का इंतजाम करना है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज इस मौजू पे बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि मरदमशुमारी एक नहायत ही एक अहम मसला है और इसको सही अदाद-ओ-शुमार के जरिए ही हल किया जा सकता है और सही अदाद-ओ-शुमार से हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। इसी बात के साथ फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।